तो आज हम कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हम 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे कहा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी। आपको यहाँ पर fx जो है वो यहाँ पर दे रखा है x जब ग्रेटर देन 0 हो तो आपको यहाँ पर fx जो है वो क्या होगा, यहाँ पर x होगा। और जब यहाँ पर x जो है लेस देन 0 है तो यहाँ पर जो होगा fx वो होगा x का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर भी जो हम कंटिन्यूटी है वो दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम ग्राफ के थ्रू दे सकते हैं या फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल के भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हम ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर ग्राफ है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, यानी ये जो लाइन आपकी जा रही है यहाँ पर ये लाइन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की। ओके, और यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन है ये है fx इक्वल्स टू एक्स की। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है ग्राफ में, ग्राफ कहीं से भी डिसकंटिन्यू नहीं है और यहाँ पर प्रॉपर जितनी भी वैल्यू है वहाँ पर डिफाइन है। तो इस तरीके से हम ग्राफ से देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है जहाँ पर x जब ग्रेटर देन 0 हो, ओके, तो जब यहाँ पर x 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर लाइन आ रही है, और जब यहाँ पर x लेस देन 0 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ रहा है। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। बट हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कैसे यहाँ पर कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि राइट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर किस तरीके से हम निकालेंगे, हमें चेक जो करना है वो x 0 पर हमें यहाँ पर चेक करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x टेंड टू 0 प्लस x टेंड टू 0 प्लस लिमिट fx लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx जब x से बड़ा हो यानी कि 0 से बड़ा हो तो यहाँ पर हमें fx जो x दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, fx की वैल्यू को x पुट कर देंगे। और जैसा कि यहाँ पर लिमिट है 0 प्लस तो हम x के प्लेस पर जो है वो 0 का यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जो आपकी आ गई है वो आ गई है यहाँ पर 0। ओके, तो इस तरीके से हमारे राइट हैंड यहाँ पर लिमिट आ गई है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो है x टेंड टू 0 माइनस जब यहाँ पर 0 से छोटा हो तो हमें यह जो फंक्शन दे रखा था वो एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो जैसे हम यहाँ पर x टेंड टू 0 है तो यहाँ भी हम 0 पुट कर देंगे x के प्लेस पर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। और ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे f0 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f0 ये तीनों ही यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं 0 के। अब जब तीनों 0 के इक्वल है तो हम इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन जो है यहाँ पर कंटिन्यूस है। ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है यहाँ पर शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हमने 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल यानी कि जिनकी पावर x की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, बट कभी भी पावर जो है यहाँ पर जो है अपोन में नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो वो जो होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स यहाँ पर होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस anxn। ओके, तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए, तो जैसे कि अगर आप कोई भी यहाँ पर हम एक लिमिट ले लेते हैं x टेंड टू c, तो जैसे ही हम यहाँ पर c पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर c पर क्या होगा, अगर आप जैसे ही c यहाँ पर रखेंगे तो वो pc के जो है वो इक्वल आ जाएगा। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट किए थे, हम जैसे ही हम वहाँ पर अगर 2x प्लस 3 ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किया था कि x की वैल्यू हम सीधे 2 पुट कर रहे थे तो वहाँ पर वही फंक्शन सेम जो है आ रहा था। तो इसी तरीके से तो पॉलिनोमियल अगर आपको कहीं भी दिखाई दे यानी तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है
वो हम इसकी ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, बट अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और पूरा जो लेक्चर है आप मेरा ध्यान से अगर सुन रहे हैं, अच्छे से अगर आप देख रहे हैं, तो आपको पूरा इजीली ये समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा गया है फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है f(x) = x। तो यहाँ पर ये जो x ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम इसको कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो डिसकंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, ये बात की बात है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ओके, तो पहले हम ये समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पर ये ग्राफ है। अब जैसे कि x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर ले लें 0 से 1, ओके, तो कोई भी अगर x की वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा वो यहाँ पर होगा 0 के इक्वल। यानी कहने का मतलब है कि हमेशा यहाँ पर जो इंटीजर वैल्यू होगी वो हमेशा छोटा वाला जो इंटीजर वैल्यू होगी, कोई भी अगर x है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर -2 से, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -2 से -1 है यहाँ पर। तो जब x की वैल्यू -2 से -1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर छोटी कौन सी वैल्यू है, -2 है। तो -2 अगर यहाँ पर वैल्यू जो छोटी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर -2। ओके, उसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 से आपको 2 अगर दे रखी है तो छोटी आपको वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो 1 होगा। ओके, यही चीज़ ग्राफ भी बता रहा है। तो ग्राफ कैसे बता रहा है वो हम देखते हैं। जैसे अगर आपकी x की वैल्यू 1 से लेकर तो 2 है, तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ पर डार्क डॉट है और यहाँ पर आपको इस जो डॉट है यहाँ पर गैप आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो x की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है बट 2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वैल्यू है यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 1 से अगर 2 के बीच में है तो इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी यहाँ पर 1। ओके, इसी तरीके से अगर आप देखें 2 से 3, ओके, यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ पर लेंगे हम 2 से 3। तो जैसे ही हम x की वैल्यू अगर 2 से 3 लेंगे तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 2 आएगी। ओके, जैसे कि एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि x की वैल्यू जब 3 से 4 है, यानी 3 से 4, ओके, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ही सिंपल है कि जब भी कोई वैल्यू अगर 2 से 3 है या 1 से 2 है तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो छोटी वैल्यू यहाँ पर आएगी, स्मॉलर नंबर यहाँ पर जो है वो आएगा। तो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसका जो ग्राफ है इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर आप देखो वहाँ पर एग्जाम में नहीं बोला जाता है कि आपको ग्राफ बनाना है नहीं बनाना है, बट यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर अगर ग्राफ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की एक वैल्यू पर, जैसे हम बात करें यहाँ पर 2 की बात करें तो इस 2 पे यहाँ पर 1 भी आ रहा है एंड 2 भी आ रहा है, क्योंकि एक ही लाइन पर यहाँ पर दो जो लाइनें हैं वो टच कर रही है, यानी एक ही वैल्यू पर यहाँ पर दो लाइनें जो है वो टच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये ग्राफ कहीं से भी ऐसा कंटिन्यू नहीं है जैसा कि हमने देखा था इस टाइप से कोई ग्राफ हो या सीधी इस टाइप से कोई लाइन हो। तो ये जो ग्राफ होते हैं कंटिन्यू होते हैं, बट यहाँ पर ये ग्राफ जो है आपको डिसकंटिन्यूटी इसकी अलग ही यहाँ पर, जैसे इस गैप में आपको अलग ही डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो यहाँ पर अगर हम ग्राफ से देखते हैं तो यहाँ पर जो है डिसकंटिन्यू है, यानी आप कितने भी यहाँ पर इंटीजर पॉइंट आप ले लेंगे तो सभी पर जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर डिसकंटिन्यू होगा। अब इसको हम और अलग भी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के थ्रू भी हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो है डिसकंटिन्यू है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक सी ले लेते हैं हम यहाँ पर,
सी बी रियल नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। तो यहाँ पर एक सी कोई भी एक रियल नंबर है जो कि इक्वल है, कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं उसके यहाँ पर क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स आपको पता है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर c माइनस, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हो गई c माइनस वन। तो यहाँ पर c माइनस वन ये वैल्यू कैसे आएगी, तो इसको हम समझते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पर ये एक लाइन है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है c। ओके, अब आपको पता है कि अगर c कोई भी यहाँ पर जो है एक रियल नंबर है जो कि इक्वल नहीं है इंटीजर के, तो इसके पहला जो इंटीजर आएगा वो यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसका जो पहला जो इंटीजर है वो किसके इक्वल होगा। तो जैसे कि ये एक लाइन थी हमारी, यहाँ पर अगर c है तो इसके पहले यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, c माइनस वन होगा। और इसके बाद हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर c प्लस वन होगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बोला गया आपको, c माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या निकालना है, c माइनस वन, मतलब कि c से थोड़ा सा कम। ओके, और c से जब थोड़े से कम की यहाँ पर बात हो रही है तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी अगर इंटीजर है तो उसके पहले वाली वैल्यू आएगी। तो कौन सी उसकी वैल्यू आएगी, इसके पहले जो इंटीजर होगा वो होगा यहाँ पर c माइनस वन। तो यहाँ पर इस तरीके से छोटी वाली वैल्यू आएगी c माइनस वन। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में आपसे क्या गया है, c प्लस। ओके, राइट हैंड लिमिट में हमसे यहाँ पर क्या गया है, c प्लस। तो c प्लस में यहाँ पर कैसे होगा, तो जैसे कि यहाँ पर ये c है और आपसे बोला गया c प्लस। c प्लस मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, आगे की और कुछ वैल्यू यहाँ पर होगी। तो मैंने जैसा आपको बताया कि क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर जो छोटी वैल्यू कौन सी होगी राइट हैंड लिमिट में, वो c ही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट है वो c के इक्वल आ जाएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो c माइनस वन के इक्वल आ जाएगा, इस तरीके से। तो हमने दोनों तरीके यहाँ पर देखे, एक ग्राफ का तरीका भी हमने देखा और एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का भी यहाँ पर हमने तरीका देखा कि दोनों ही तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो है डिसकंटिन्यू आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर c माइनस वन है और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर c है। ओके, तो कोई भी हम यहाँ पर किसी भी इंटीजर पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा वो जो है डिसकंटिन्यू फंक्शन यहाँ पर होगा। ओके, फिर भी अगर इस आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड फिर भी अगर आपको डाउट आते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए, तो मैं आपके डाउट को और यहाँ पर जो है और कोशिश करूँगा कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर कंसेप्ट हम पहले समझेंगे। कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। एलजेब्रा यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूस अगर फंक्शन है तो उसमें किस तरीके से एलजेब्रा का यहाँ पर रोल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो फंक्शन यहाँ पर लेते हैं। एक फंक्शन हम यहाँ पर लेते हैं f और सेकंड फंक्शन है हमारा यहाँ पर g। तो फर्स्ट फंक्शन है f और सेकंड फंक्शन हमारा है g। ये दोनों रियल फंक्शन है और ये कंटिन्यूस है। ओके, कंटिन्यूस एट अ रियल नंबर c। तो दोनों यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि अगर f और g दोनों कंटिन्यूस है तो क्या f प्लस जी कंटिन्यूस है, तो बिल्कुल यहाँ पर f प्लस जी जो है कंटिन्यूस होगा x इक्वल्स टू c पर। इसी तरीके से यदि दो फंक्शन आपको ऑलरेडी कंटिन्यूस हैं और उन दोनों का हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो भी वो यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। सेम वे में हम देखें कि अगर दो फंक्शन अगर यहाँ पर कंटिन्यूस है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूस यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो f अगर f डॉट जी की बात करें तो ये भी कंटिन्यूस होगा, और या फिर हम बात करें f अपन जी की तो ये भी यहाँ पर कंटिन्यूस होगा x इक्वल्स टू c पर। बट यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो जी सी है वो कभी भी अपॉन वाली वैल्यू जो है कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं हो सकती, तो इसका हमें ध्यान रखना है। बाकी तो जो है फंक्शन जो है यहाँ पर अगर कोई भी अगर हमें प्लस का बोले, माइनस का कहे, प्रोडक्ट का या डिवाइड का, तो जो फंक्शन है फंक्शन का ओवरऑल जो रहेगा वो भी क्या होगा, यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से। तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 7 ले रहे हैं यहाँ पर। प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइन बाय
fx इक्वल्स टू 10x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो fx इक्वल्स टू 10x यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि fx इक्वल्स टू 10x, तो 10x को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। ओके, तो यहाँ पर हम 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो आपने जैसे यहाँ पर sin x का और cos x का ग्राफ देखा होगा, नहीं भी देखा है तो मैं एक बार आपको रिवाइज के लिए यहाँ बता देता हूँ कि जो ग्राफ है इसका, जैसे sin x का हम ग्राफ देखते हैं तो sin x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, ये sin x का यहाँ पर ग्राफ है। ओके, और यहाँ पर इसी टाइप से जो है cos x का आपको ग्राफ दे रखा है। ये केवल समझने के लिए, ऑलरेडी 11th क्लास में भी था sin x और cos x से ग्राफ। तो आप देखिएगा कि sin x और जो cos x है वो हमेशा यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूस है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये डिसकंटिन्यूस है, हमेशा ये कंटिन्यूस है। और cos x भी हमेशा यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस यहाँ पर है। ओके, तो जब sin x और जब cos x दोनों कंटिन्यूस है तो क्या होगा, यहाँ पर sin x अपॉन cos x से भी क्या होगा, कंटिन्यूस यहाँ पर होगा। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, इस क्वेश्चन में हमने ऊपर देखा था अभी इसमें कि 10x जो है, 10x किससे बना है, sin x अपॉन cos x से। तो sin x और cos x अगर कंटिन्यूस है तो 10x से ये भी यहाँ पर कंटिन्यूस होगा। बट हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि cos x कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, अगर यहाँ पर cos x, ये जो cos x अगर 0 हो गया तो यहाँ पर 10x की जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर cos x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि 10x जो है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि x से बिलोंग करता है r को, बट यहाँ पर 2n+1 π/2 यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब कि अगर हम देखें π/2, जैसे cos π/2 यहाँ पर कितना होता है, 0। तो इस तरीके से cos π/2 हो गया यहाँ पर 0। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी अगर π/2 के जो मल्टीपल में जो टर्म आएगी 2n+1 π/2 में, तो वहाँ पर जो है cos x 0 हो जाएगा। और cos x अगर 0 हो गया तो फंक्शन वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है ये पॉसिबल नहीं है, 2n+1 π/2 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो आज हम इतना ही समझते हैं, और इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन और हम जो है नेक्स्ट क्लास में और इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आता है, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक में किस तरीके से क्या इश्यू आ रहे हैं। और आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे जो नोट्स हैं टेलीग्राम के सीधे पेज पर आप जुड़ जाइए तो आपको वहाँ पर डायरेक्टली जो है नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।